खाली पेट रहो, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? खाली पेट टेस्ट कराने चाहिए, कोई पर्टिकुलर कराने चाहिए, या सारे टेस्ट के लिए ही हमें? टेस्ट वाइज बहुत सारे टेस्ट अब ऐसे हैं नहीं जो फास्टिंग कहते हैं। कुछ टेस्ट ही ऐसे हैं। शुगर तो फास्टिंग चाहिए ही चाहिए। लिपिड के ऊपर भी आजकल काफ़ी चल रही है डिबेट की फास्टिंग की ज़रूरत भी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है कि भी नहीं। पर शुगर क्योंकि फास्टिंग होता है तो भी एडवाइस कि आप फास्टिंग ही आइए, सारे सैंपल एक ही स्टेट में हो जाएंगे। सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि कुछ ही टाइम की फ्रीक्वेंसी में 2 जगह से अलग अलग लैब टेस्ट उन्होंने करा लिया और दोनों में रिजल्ट्स अलग आ गए। कुछ टेस्ट होने से पहले का, जिसको हम प्री एनालिटिक फेज बोलते हैं, उसका कुछ एरर होने की संभावना है। जैसे बारकोड गलत लगा या लेबलिंग गलत हुई। यूजुअली बहुत रश में जब कैंप्स होते हैं, जब बहुत सारे पेशेंट्स इकट्ठे करा रहे होते हैं, तो कई बार ये एरर्स हम देखते हैं कि एनालिसिस से पहले वाले प्री एनालिटिक एरर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो कॉमन डिजीज़ होती हैं, जैसे अनीमियाज़ हैं या डायबिटीज़ है या किडनी डिजीज़ हैं या लिवर डिजीज़ हैं, उसके मोटे मोटे टेस्ट सारे इंक्लूडेड रहते हैं। और उसके अलावा जो स्पेसिफिक होते हैं जेंट्स में, लेडीज़ में, जैसे 40 साल के बड़े जो जेंट्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट की जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, तो PSA लेवल्स इंक्लूड करे होते हैं। क्या अलग हर एज ग्रुप के हिसाब से टेस्ट भी चेंज होते हैं? एक पर्टिकुलर एज के बाद गाइडलाइंस के हिसाब से वो सब डिफाइंड है। इस पर्टिकुलर एज के बाद आप एक बार ही कराएं, और अगर नॉर्मल आती है तो फिर 3 साल के बाद कराएं। ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर 40 ईयर्स के बाद करवा रहे हैं आप, तो एक बार करवा के नॉर्मल है तो 3 साल के बाद करवाएं, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हर साल ही कराना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी है तो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराते रहिए, टेस्टिंग। हाँ, दैट इज, वो एक इंडिकेशन है। सिम्टम नहीं है लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, वो एक इंडिकेशन है कि आपको उसके लिए अलर्ट रहना है। एक फूड एलर्जन के अगेंस्ट IgE, स्पेसिफिक IgE, वो एक 200 टेस्ट का पैनल रहता है। उसमें 200 टेस्ट? हाँ, उसमें फूड आइटम्स, जैसे अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए अलग पैनल रहेगा, नॉन वेजिटेरियन है तो अलग पैनल रहेगा। अगर आपकी स्किन पे कुछ एलर्जी रहती है तो फिर वो स्किन एलर्जेंस, जैसे रेस्पिरेटरी एलर्जेंस, आपको सांस फूलती है, तो वो डिफरेंट एलर्जन के पैकेजेस हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि हम घर पर भी बैठे कुछ टेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं, लोगों के मन में सवाल रहता है। घर में करने वाली जो इक्विपमेंट होते हैं उसको कैलिब्रेट करने का बहुत ज़्यादा तरीके होते नहीं हैं और पेशेंट्स कर नहीं पाते हैं, तो उसको फॉलोअप पे ज़रूर रहना है। अगर आपको कोई डिजीज़ है उसको आप फॉलो कर रहे हो, और बहुत कम बीमारियों के लिए अवेलेबल है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी। कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब भी वो चेकअप्स वगैरह का नाम सुनते हैं तो नीडल हो गया या सिरिंज हो गई, तो उन्हें देख के या उसको सुन के घबराहट होने लगती है। तो ऐसे किसी लोगों से आपका मतलब हुआ है ऐसा कुछ कि एक्चुअली अब तो बहुत पतली नीडल्स हैं और डायरेक्ट वैक्यूटेनर्स हैं। अब तो नीडल दिखती भी नहीं है क्योंकि वो वैक्यूटेनर के अंदर छुपी हुई होती है, डायरेक्ट सैम्पलिंग होती है। और अब डिवाइसेस आ गए हैं जो कि वेन को बहुत क्लियरली दिखा देते हैं, टॉर्च की तरह रहता है, वो पूरा उसका नक्शा दिख जाता है और वहीं जाते हो राइट प्लेस। क्या आपको पता है हर साल कुछ ज़रूरी हेल्थ चेकअप्स कराने बेहद ज़रूरी है, ताकि पहले ही किसी बीमारी का खतरा डिटेक्ट करके उसका इलाज समय पर किया जा सके। लेकिन कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन से टेस्ट हर साल कराते रहने चाहिए। क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए टेस्ट अलग होते हैं? इवन बच्चे और बुजुर्ग के लिए भी टेस्ट अलग अलग होते हैं क्या? और हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए या फिर कभी कभी? तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ NBT लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीता कपूर, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं। तो मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। बिल्कुल मैम, आपने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप आई यहाँ पर, उसके लिए तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट के जरिए मैम हम जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ये मेडिकल हेल्थ चेकअप्स के आसपास सवाल होते हैं लोगों के मन में कि कब कराने चाहिए, कितने टाइम पर कराने चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी है, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे ही आजकल हम सुनते हैं कि आपको हर साल कुछ ज़रूरी टेस्ट और हेल्थ चेकअप्स कराते रहने चाहिए, आपके हिसाब से वो कौन से ज़रूरी चेकअप्स हैं जिन्हें कराना ज़रूरी है, और क्या हर साल कराना चाहिए या फिर प्रिवेंटिव मतलब मेजरमेंट के तौर पर भी हम कभी कभी करा सकते हैं? आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो आजकल हर अच्छी लैब्स ने कुछ ना कुछ हेल्थ कैप पैकेजेस बना रखे हैं, जिसमें कि जो कॉमन डिजीज़ होती हैं, जैसे अनीमियाज़ हैं या डायबिटीज़ है या किडनी डिजीज़ हैं या लिवर डिजीज़ हैं, उसके मोटे मोटे टेस्ट सारे इंक्लूडेड रहते हैं। और उसके अलावा जो स्पेसिफिक होते हैं जेंट्स में, लेडीज़ में, जैसे 40 साल के बड़े जो जेंट्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट की जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, तो PSA लेवल्स इंक्लूड करे होते हैं। लेडीज़ में जो रहता है पैप्समियर या मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो जो अच्छे पैकेजेस होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ जो कॉमन है वो इंक्लूड कर रखी होती हैं,
यूजुअली यंग एज में अगर कोई सिम्टम्स नहीं है और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो बहुत यंग एज में 20 साल में 30 साल में एवरी ईयर कराने की कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, अनलेस देयर आर सम सिम्टम्स। कोई अगर उसमें आ रहा है सिम्टम्स कि आपको थकान रह रही है या आपको कोई तकलीफ हो रही है, बुखार रह रहा है, तो फिर कराने की ज़रूरत रहती है। बच्चों में स्कूल गोइंग बच्चों में बेसिक टेस्ट जैसे एनीमिया के लिए या डायबिटीज़ के लिए या एक आध सिम्टम रिलेटेड करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज कोई खास ज़रूरी नहीं है रेगुलर करवाने में। रेगुलर जरूरी नहीं है, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं हाँ, तो जरूरी है। हाँ। अच्छा मैम, एक और चीज है, अभी जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि कुछ ही टाइम की फ्रीक्वेंसी में 2 जगह से अलग अलग लैब टेस्ट उन्होंने करा लिया और दोनों में रिजल्ट्स अलग आ गए। किसी ने कह दिया फॉर इन केस कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, कोई कह देता है नॉर्मल है। तो अगर किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे डील करें? देखो, लैब टू लैब वेरिएशंस जो होती हैं, बहुत थोड़ी सी अगर वेरिएशन है, बॉर्डर लाइन सपोज 4 का या 5 वैल्यू का, अगर सपोज शुगर में फ़र्क है तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कहलाएगा, वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है। बट अगर रिमार्केबल डिफरेंस है कि भाई एक में वो डायबिटिक ही बन रहा है पेशेंट और दूसरे में नहीं है, सो ऑब्वियसली कुछ टेस्ट होने से पहले का, जिसको हम प्री एनालिटिक फेज बोलते हैं, उसका कुछ एरर होने की संभावना है। जैसे बारकोड गलत लगा या लेबलिंग गलत हुई। यूजुअली बहुत रश में जब कैंप्स होते हैं, जब बहुत सारे पेशेंट्स इकट्ठे करा रहे होते हैं, तो कई बार ये एरर्स हम देखते हैं कि एनालिसिस से पहले वाले प्री एनालिटिक एरर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छी लैब्स में नॉर्मली इक्विपमेंट्स क्योंकि बहुत स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, कैलिब्रेटेड होते हैं, ये चीज़ें मिस्टेक एरर नहीं होता टेस्टिंग में। प्री एनालिटिक एरर्स की वजह से कई बार हमारे को देखने को मिलता है। ओके। और अगर कोई हेल्थ चेकअप्स कराने के लिए जा रहा है तो मोस्टली जैसे लोग कहते हैं कि खाली पेट रहो, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? खाली पेट टेस्ट कराने चाहिए, कोई पर्टिकुलर कराने चाहिए, या सारे टेस्ट के लिए ही हमें फास्टिंग रखनी चाहिए? एक्चुअली जब सैंपल लेंगे तो एक ही बारी में लेंगे। तो शुगर जो है यूजुअली फास्टिंग और पीपी दोनों होती है, या फास्टिंग तो होती ही है, तो फास्टिंग स्टेट में कराने में एडवाइस करते हैं। अदरवाइज टेस्ट वाइज बहुत सारे टेस्ट अब ऐसे हैं नहीं जो फास्टिंग कहते हैं। कुछ टेस्ट ही ऐसे हैं, शुगर तो फास्टिंग चाहिए ही चाहिए। लिपिड के ऊपर भी आजकल काफ़ी चल रही है डिबेट की फास्टिंग की ज़रूरत भी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है कि भी नहीं। पर शुगर क्योंकि फास्टिंग होता है तो भी एडवाइस कि आप फास्टिंग ही आइए, सारे सैंपल एक ही स्टेट में हो जाएंगे। ओके। और मेल और फीमेल के लिए कोई अलग अलग टेस्ट? कुछ टेस्ट डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। ऑब्वियसली आप पीएसए आप लेडीज़ में नहीं करेंगे, मैमोग्राफी में मेल में वैलिड नहीं है, तो इसी प्रकार मेल और फीमेल जेंडर के हिसाब से मोटे मोटे टेस्ट सेम होते हैं। वैल्यूज़ दोनों की रेफरेंस रेंजेस डिफरेंट होती है। वो जब टेस्ट होता है तो हम लोग लिख के देते हैं लेबोरेटरीज़ में कि ये लेडी का टेस्ट है, ये जेंट का टेस्ट है, तो इस एज ग्रुप की लेडी है तो उसकी क्या रेफरेंस रेंज है। रेफरेंस रेंजेस सेपरेट होती हैं दोनों की, बट टेस्ट वाइज बने रहते हैं पैकेज की। जेंट्स में ये अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कौन सा करेंगे लेडी में, जेंट्स में कौन सा करेंगे, तो वो डिफरेंसेस रहते हैं। ओके। आपने मैम यहाँ पे एज की बात की, तो क्या अलग हर एज ग्रुप के हिसाब से टेस्ट भी चेंज होते हैं कि हर एज के हिसाब से कुछ अलग टेस्ट अब ऐड जैसे ऑन हो पीएसए गया? है, यूजुअली 30-40 इयर्स के जेंट्स में कुछ खास मिलेगा नहीं, बट इफ़ द जो जेंट्स हैं अगर वो 50 साल से ऊपर हैं तो पीएसए कराने की ज़रूरत है। अब 20 साल की लेडी, 25 साल की, 30 साल की लेडी में पैप स्मीयर करवाने की रेगुलर ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई सिम्टम हो तो। एक पर्टिकुलर एज के बाद गाइडलाइंस के हिसाब से वो सब डिफाइंड है, इस पर्टिकुलर एज के बाद आप एक बार ही कराएं, और अगर नॉर्मल आती है तो फिर 3 साल के बाद कराएं। ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर 40 इयर्स के बाद करवा रहे हैं आप तो एक बार करवा के, नॉर्मल है तो 3 साल के बाद करवाएं अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हर साल ही कराना है। टेस्ट भी जैसे अगर आपने एक अच्छा हेल्थ पैकेज करवा लिया है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आया है एब्सोल्युटली, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको खामखा करवाते चले जाएं, कोई सिम्टम ही नहीं है अगर आपको। लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी बॉर्डर लाइन आई है जिसमें कुछ फाइंडिंग्स है, तब आप कर सकते हैं उसको फॉलो अप। ओके। मैम, बच्चों के लिए और ओल्ड एज लोगों के लिए भी सेम ही है कि कुछ अलग बच्चों के लिए टेस्ट तो है? बहुत ब्रीफ हेल्थ पैकेजेस, जिसमें एक तो ब्लड ग्रुप रहता है, कई बारी हीमोग्लोबिन रहती है, शुगर रहती है, अगर बच्चा अगर फटीग लग रहा है, बहुत बेसिक टेस्ट रहते हैं, और टीएसएच या थायराइड का एक टेस्ट रहता है। ज़रूरी नहीं है उसमें सारे लिवर के टेस्ट और किडनी के टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज के लिए भी? ओल्ड एज के लिए सिम्टम रिलेटेड रहता है ज़्यादा, और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे किसी को कोलोनिक जैसे होता है, डायरियाज रहते हैं किसी की फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली उसको फिर एडवाइस करते हैं कि आप स्क्रीनिंग के उसके अंडर रहे। ओके। तो आपने जैसे कहा ना कि फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई बीमारी रही है, तो हाँ कई जी। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमारी है तो टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग कराते रहिए, डेफिनेटली, टेस्टिंग। हाँ, दैट इज, वो एक इंडिकेशन है, सिम्टम नहीं है लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, वो एक इंडिकेशन है कि आपको उसके लिए अलर्ट रहना है। पहले ही टेस्ट कराते काफ़ी रहना सारी है। डिजीजेज होती हैं, जैसे कोलोनिक कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, हाँ।
कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो फैमिली के साथ जुड़ी रहती हैं, जेनेटिक रहती हैं, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ अलग टेस्टिंग होती है? तो शुगर और का तो है ही। अगर आप शुगर टेस्ट करवा रहे हैं और अगर 3 मंथली HbA1c टेस्ट करा रहे हैं, वैसे मोस्ट पैकेजेस में इंक्लूडेड रहते हैं, तो आपको उसके ऊपर नज़र रखती हैं। अगर आपकी हाई आई है तो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं उसमें आपको नज़र रखती हैं सारी। बीपी के लिए आप लिपिड प्रोफाइल करवाते ही हैं, किडनी के फंक्शंस करवाते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं उसमें। ओके, मतलब अगर फैमिली में कोई बीमारी की हिस्ट्री रही है तो आपको जरूरी है कि ज्यादा चांस है कि यू आर लाइक द टारगेट, तो इसलिए आपको अपने आप को ज्यादा सेफ रखना है। अच्छा मैम, एक और चीज होता है फूड एलर्जी टेस्ट कुछ होता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस खाने से एलर्जिक हैं। हाँ जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस खाने से एलर्जी है? इसके लिए क्या टेस्ट है और कैसे किया जाता है? हाँ, एक्चुअली फूड एलर्जीज पे बहुत सारी चर्चा आजकल चल रही है, क्योंकि फूड एलर्जी इतना नहीं है जितना फूड इंटॉलरेंस, फूड सेंसिटिविटी, 3 तरह की चीज़ें हैं। तो एलर्जी जब आप कहते हो, इसका मतलब होता है कोई एक चीज़ से हमें एलर्जी है। तो सबसे बड़ा टेस्ट मेन जो होता है, सबसे पहले तो ईओसिनोफिल काउंट हम देखते हैं। अगर पेशेंट की हाई रहती है, इसका मतलब उसको जनरल एलर्जिक टेंडेंसी है। फिर IgE लेवल होता है, एक जनरल IgE लेवल होता है, वो आपका हाई है कि नॉर्मल है। फिर होते हैं एक फूड एलर्जन के अगेंस्ट IgE, स्पेसिफिक IgE, वो एक 200 टेस्ट का पैनल रहता है उसमें। 200 टेस्ट? हाँ। अच्छा। उसमें फूड आइटम्स, जैसे अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके लिए अलग पैनल रहेगा, नॉन वेजिटेरियन है तो अलग पैनल रहेगा। अगर आपकी स्किन पे कुछ एलर्जी रहती है तो फिर वो स्किन एलर्जेंस, जैसे रेस्पिरेटरी एलर्जेंस, आपको सांस फूलती है, तो वो डिफरेंट एलर्जन के पैकेजेस हैं, वो हम लोग करते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे इसमें कहा, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ सपोज मुझे बैगन से एलर्जी है, जब भी मैं ब्रिंजल खाती हूँ तो स्किन में सेंसिटिविटी या रैशेस आने लगते हैं, तो पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज़ का टेस्ट हो सकता है या फिर वही पूरा पैकेज फूड वाले? का तो पैकेज होता है। एक्चुअली शुरुआत हम करते हैं इसमें, पहले तो हम फूड अवॉइड करने को बोलते हैं क्लाइंट को कि आप फूड अवॉइड करो और कुछ दिन ना खा के फिर से खा के देखो, एक चीज़ करके इंट्रोड्यूस करके देखो कि जिस चीज़ को आप सस्पेक्ट कर रहे हो। और अगर फूड का पैकेज है तो वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल्स का एक कॉमन पैकेज होएगा, उसमें ये इंक्लूडेड रहेगा। ओके। तो मैम, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि हम घर पर भी बैठे कुछ टेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं, लोगों के मन में सवाल रहता है। तो आप बताइए कि क्या घर पे भी कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं कि नहीं? बहुत बेसिक टेस्ट, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है उसको हर महीने टेस्ट कराना है अपना, तो उसके लिए मुश्किल है हर बारी लैब में जाना और सैंपल देना। तो जो डायबिटिक, नॉन डायबिटिक हैं, वो जिसको हम पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग बोलते हैं, POCT, वो फिंगर प्रिक से अपने आप, लैंसेट से अपने आप टेस्ट कर लेता है। आजकल वो है जो इक्विपमेंट है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत 100% नहीं होती। फॉलोअप लेवल के लिए ठीक है कि मेरे को मोटा बढ़ तो नहीं गई, कम तो नहीं होगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप 3 महीने फिर HbA1c ज़रूर करवाएं लैब में जाके उसको फॉलो करने के लिए। या जब आप HbA1c करवाएं तब आप शुगर भी करवा लें एक बार, टू बी श्योर कि भाई जो मैंने किया वो ठीक है कि नहीं, मेरा इक्विपमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं। कई बार मॉइस्चर से वो स्ट्रिप्स भी ख़राब हो जाती हैं, तो घर में करने वाली जो इक्विपमेंट होते हैं उसको कैलिब्रेट करने का बहुत ज़्यादा तरीके होते नहीं हैं और पेशेंट्स कर नहीं पाते हैं। तो उसको फॉलोअप पे ज़रूर रहना है। अगर आपको कोई डिजीज़ है उसको आप फॉलो कर रहे हो, और बहुत कम बीमारियों के लिए अवेलेबल है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अभी। और अगर जैसे आपने कहा ना कि किट्स वगैरह होती है, बिना किट के कुछ किया जा सकता है ऐसे घर पर घरेलू टेस्ट? घरेलू टेस्ट कुछ जैसे हमारा कोविड के टाइम में एंटीजन आया था, होम किट आई थी। हाँ। ऐसे कुछ किट्स बन के आई हैं जो कि सक्सेसफुल भी रही हैं, क्योंकि उस टाइम इतना नंबर था कि सब लैब्स भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए ठीक है। या फिर जैसे डायबिटिक ही है या बीपी हाई है तो घर में बीपी टेस्ट कर रहे हैं, या टेम्परेचर रहता है तो घर में कर रहे हैं, उतना ठीक है। लेकिन इसको काउंटर चेक जरूर करना है, डॉक्टर के सलाह में जरूर रहना है एक बार, मतलब कि जाकर के आप लैब में करा लीजिए। हाँ, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद, तो टू बी श्योर कि मेरा इक्विपमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाएं तो बीपी एक बार उनसे भी करवा लें कि मेरा जो लेने का तरीका है वो करेक्ट है कि नहीं। तो सेफ रहते हैं ये जो होम किट्स होते हैं ये सारे? हाँ, मोस्टली सेफ रहते हैं। और जो ब्लड शुगर का भी होता है उसमें एक पतला सा नीडल साथ में ही आती है, बहुत छोटा सा प्रिक होता है, तो पेशेंट्स कई बार कर लेते हैं खुद। और एक्यूरेसी लैब टेस्ट से कितनी रहती है? एक्यूरेसी कैन नॉट बी टोल्ड, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहते। इसलिए हम कहते हैं स्क्रीनिंग के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग और बिल्कुल एक्यूरेट 100% आप एकदम उस पर भरोसा ही करना। हाँ, पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। मैम, जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं। आप प्लीज बताइए कि अगर किसी को किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा टेस्ट उसको कराना चाहिए? हाँ जी। तो फॉर एग्जांपल, अगर उसको लग रहा है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से तो जैसे अगर चेस्ट पेन हो रही है किसी को, या किसी का सांस फूल रहा है,
तो ज़रूरी है कि एक लैब में जाएं। तो पहली बात तो डॉक्टर की सलाह से ही होने चाहिए। अगर हार्ट में पेन हो रही है तो आप खुद जाके लैब में बोलें कि मेरा ईसीजी कर दो, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जा ही रहे हैं तो उसी टाइम पे फिर जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं वो हो जाएंगे, हम टाइम ना वेस्ट करें। तो डॉक्टर की कम से कम, अगर आप जा नहीं पा रहे तो कोई आप किसी तरह से बात हो जाए या वीडियो कॉल हो जाए तो वो ज़रूर आप करवाएं। और उनकी सलाह से जब सैंपल ले ही रहे हैं तो एटलीस्ट एक पैनल पूरा बैटरी जो होती है, सपोज पेशेंट को हार्ट पेन हो रही है, पेन इन द चेस्ट हो रही है, तो एक तो ईसीजी उसका ज़रूर होएगा उस टाइम पे। और उसके बाद जो ब्लड टेस्ट रहेंगे, कुछ तो जनरल टेस्ट होते हैं जैसे काउंट्स होती हैं, सीबीसीज रहते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है। अगर पेशेंट को बिल्कुल अक्यूट चेस्ट पेन हो रही है तो कुछ ट्रोपोनिन टी, एसजीपीटी, एसजीओटी, कुछ एंजाइम्स होते हैं कार्डियक, सीपीके, सीपीकेएमबी, वो एक ही गो में सैंपल ले लेते हैं। और कुछ एंजाइम्स इमीडिएटली फर्स्ट आवर में बढ़ते हैं। तो एटलीस्ट हमें पता रहता है कि ये अगर सीपीके आया है, सीपीकेएमबी टेस्ट आया तो इट्स अर्जेंट, हमें भी पता रहता है इसको अर्जेंट देना, तो विद इन एन आवर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। और अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग पेशेंट को रीच आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नंबर रहता है, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको फटाफट से ट्रीटमेंट लेना है, यू कांट बी जस्ट सिटिंग। तो वो सलाह से ही लेने वाले, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम। अगर सीवियर सिम्टम है तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही करवाएं तो बेटर है। और अगर शुगर का टेस्ट अगर किसी को कराना हो तो? शुगर का टेस्ट करवाना है तो फास्टिंग पीपी एक हमारा रूटीन टेस्ट है, फास्टिंग करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद 1.5 से 2 घंटे के बीच में पीपी करते हैं। बट रेगुलरली 3 मंथ्स में HbA1c टेस्ट है जो ज़रूर होना होता है मॉनिटरिंग के लिए, कि हमारा बीच में स्पाइक्स तो नहीं आ रही हैं कुछ दिनों में, जो कि आप हर रोज तो टेस्ट करोगे नहीं शुगर, वो इंडिकेट हो जाता है उससे। ठीक है। और लिवर के लिए? लिवर के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं बेसिक, उसमें सारा बिलिरुबिन रहता है, प्रोटीन रहता है, SGOT, PT एंजाइम्स रहते हैं, तो गामा GT रहता है, वो पूरा एक पैकेज रहता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट वो हैं। बाकी लिवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे अल्ट्रासाउंड में कुछ लग रहा है फैटी लिवर है, या आगे आजकल एडवांस टेस्ट हैं जैसे फाइब्रोस्कैन है, उसमें पता लग रहा है फाइब्रोसिस है, तो आजकल बहुत अच्छे टेस्ट जैसे कि ELF एक है, एनहांस्ड लिवर फाइब्रोसिस टेस्ट है, वो सब भी अवेलेबल हैं। बट वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ करें तो बेटर। सीवियर अगर सिम्टम्स हो रहे हैं हाँ। तो। और किडनी के लिए? किडनी के लिए KFT इज ए बेसिक टेस्ट है। KFT भी जो है वो एक बेसिक KFT होता है जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, प्रोटीन वगैरह रहता है। फिर आजकल हम एडवांस KFT, कंप्लीट KFT करते हैं जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कवर्ड रहते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह कवर्ड रहते हैं, वो सब बीच में इंक्लूड हो जाता है। यूरिन के टेस्ट कुछ बहुत ज़रूरी है, जैसे यूरिन माइक्रोएल है, माइक्रो एल्ब्यूमिन उसमें टेस्ट हो जाता है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियोज होती हैं कुछ, तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो पूरी एक प्रोफाइल आपको बता देते हैं आपकी किडनी की कंडीशन की। अच्छा, ओके। और क्या ऐसा कोई टेस्ट होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करने के लिए? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, या यंग वुमेन में PCOD के केसेस हैं, या प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन रह नहीं पा रही है, तो बहुत सारी वुमेन में, या मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो डिफरेंट एज ऑफ लाइफ के डिफरेंट हार्मोन्स हैं वुमेन में और मेन में। तो वुमेन में मोस्टली यंगर एज ग्रुप में ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल देखते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोफाइल रहती है। और मेनोपॉजल एज ग्रुप में आप देखना चाह रहे हैं कि जो आपके पिट्यूटरी में हार्मोन्स हैं वो आपको ओवरी को जो सिग्नल दे रहे हैं वो पूरी तरह से वो टेकअप कर पा रहा है कि नहीं। तो FSH, LH होता है जो ब्रेन से निकलता है, और ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो सब प्रोफाइल एक पूरा रहता है। तो उनकी रेशियोज के हिसाब से पता लग जाता है कि कुछ कंडीशन है कि नहीं है PCOS की। ओके। और हड्डियों के लिए कोई टेस्ट? हाँ, हड्डियों के लिए ब्लड टेस्ट भी हैं, इमेजिंग टेस्ट भी हैं। ब्लड टेस्ट जो रहते हैं वो मोस्टली कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D और अल्कलाइन फॉस्फेटेज रहते हैं। फिर और एडवांस टेस्ट हैं जैसे बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज हैं। बाकी इमेजिंग में एक्सरे, MRI के अलावा एक बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट है जो बहुत अच्छा टेस्ट है, जो एक हेल्थ चेकअप का पार्ट भी है काफ़ी लैब्स में। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो हिप और स्पाइन है वो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस अंडरगो करती है, तो हिप एंड स्पाइन स्टडी करते हैं। वी डिवाइड द पेशेंट्स इनटू नॉर्मल ऑस्टियोपीनिया जिसमें थोड़ा सा बोन लॉस है, और ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बिल्कुल ही बोन लॉस है और वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो वो अब देख लेते हैं, अगर ऑस्टियोपीनिया वाले लेवल पे है तो फिर वो ट्रीटेबल रहता है, नॉर्मल होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऑस्टियोपीनिया के केसेस को हम लोग लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वॉकिंग, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वालों को फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं। ओके, तो इसमें बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का क्या वही है सेम? हाँ, दिस इज द बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें पेशेंट को लिटा दिया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी भी 2 तरह की अवेलेबल है। कुछ अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन्स हैं जो बहुत एक्यूरेट नहीं है, कुछ एक्सरे डेक्सा बेस्ड मशीन्स हैं।
डेक्सा जिसको एक्सरे बेस्ड है, पेशेंट को लिटाते हैं टेबल के ऊपर और इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर से निकल जाता है। तो चीफ पॉइंट्स जो होते हैं हिप्स, स्पाइन्स और लेग्स के ऊपर से निकल जाता है, उसकी बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करता है और एवरेज वैल्यूज दे देता है वो। तो उस हिसाब से हम हड्डियों का जो भी है उसका हाँ, पता लग जाता है कितना है। उसके अंदर है, डेंसिटी कितनी है। ओके, और थायराइड के लिए? थायराइड के लिए ब्लड टेस्ट हैं, थायराइड प्रोफाइल्स हैं, T3, T4, TSH, फ्री T3, T4, फ्री T4 भी अवेलेबल हैं। और अगर ये हाई आते हैं तो थायराइड एंटीबॉडीज़ एडवाइज होती हैं, वो भी ब्लड टेस्ट से ही हो जाती हैं। थायराइड के ग्लैंड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हमारा ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी थायराइड में कई बारी नोड्यूल्स होते हैं जो दिख रहे होते हैं, उसमें से नीडल डाल के हम लोग FNAC लेके भी डायग्नोज कर लेते हैं कि किस तरह का नोड्यूल है, कि कैंसर है कि खाली सिस्ट ही है कोलॉइड की, तो वो पता लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इमेजिंग के टेस्ट हैं थायराइड में, जैसे न्यूक्लियर इमेजिंग के टेस्ट हैं, थायराइड स्कैन है, देखने के लिए कि ये कैंसर वाली गांठ है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स बनी है। ओके, आपने कैंसर की बात की, हाँ तो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी कोई टेस्ट है? ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है जो सारे कैंसर्स को करेगा। ये जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि आजकल डेवलपमेंट फेज में हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुए हैं अभी, बट खास ऑर्गन्स के लिए जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बायोमार्कर्स हैं। जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए PSA की हमने बात की, ब्रेस्ट कैंसर की CA 15.3 है। बाकी जेनेटिक्स हैं BRCA, BR1 and 2 जो कि फैमिलीज़ में जेनेटिक मेकअप बताता है, BRCA1, BRCA2। और कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन के कैंसर्स हैं, उसमें CEA, कुछ बायोमार्कर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर है, उसके लिए कैंसर CA 19.9 है। सो बहुत सारे मार्कर्स हैं जो कि अगर आपको शक है कि वहाँ पर है तो आप डॉक्टर को, जैसे आप सजेस्ट करेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बेसिक टेस्ट हो जाएंगे, एंडोस्कोपी हो गई, तो देन दे विल रियलाइज कि ये वाला टेस्ट करा के देखते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स, पर एक टेस्ट ऐसे जैसे पूरे बॉडी में है कि नहीं, अभी उस तरह से कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, डेवलपिंग फेज में अभी काफ़ी काम हाँ लिक्विड बायोप्सीज पे हो रहा है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स पे ब्लड में, बट अभी पूरी तरह से अभी ऐसे पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज़ दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन आई थिंक ऐसा टेस्ट आना चाहिए कि कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक ही बार में पता चल जाए। अच्छा, आँख और कान के लिए भी है कोई टेस्ट? आँख और कान के लिए ऐसे कोई ब्लैंकेट टेस्ट नहीं है, बट बेसिकली चेकअप्स हैं जो कि बच्चों में अगर कोई सिम्टम है तो होना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्टली जैसे बच्चा बॉर्न होता है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है बेसिकली उस टाइम पे, उसके बाद सिम्टम बेस्ड रहता है। और आई चेकअप वंस योर एक पर्टिकुलर एज के बाद है तो फिर वो आई एंड ईयर चेकअप एक बार ही अगर हो जाए तो फॉलो अप कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके अच्छा मैम, कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब भी वो चेकअप्स वगैरह का नाम सुनते हैं तो नीडल हो गया या सिरिंज हो गई तो उन्हें देख के या उसको सुन के घबराहट होने लगती है। तो ऐसे किसी लोगों से आपका मतलब हुआ है ऐसा कुछ कि एक्चुअली अब तो बहुत पतली नीडल्स हैं और डायरेक्ट वैक्यूटेनर्स हैं, अब तो नीडल दिखती भी नहीं है क्योंकि वो वैक्यूटेनर के अंदर छुपी हुई होती है, डायरेक्ट सैम्पलिंग होती है। और अब डिवाइसेस आ गए हैं जो कि वेन को बहुत क्लियरली दिखा देते हैं, टॉर्च की तरह रहता है, वो पूरा उसका नक्शा दिख जाता है और वहीं जाते हो राइट प्लेस में। ये वेन वाली बात पे हम आपको ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि टेस्ट कराने जाते हैं तो उनकी नस नहीं मिलती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है जिसकी वजह से उनको काफी बहुत छोटे बच्चों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत एल्डरली और बहुत फ्रेल है और बिल्कुल मतलब बीमारी की वजह से बहुत सारी नसें खराब हो चुकी हैं उनको ड्रिप वगैरह चढ़ के। अदरवाइज अब तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऊपर लगा देते हो, अब उसके नीचे की वेन्स बहुत क्लियर दिख जाती हैं। अच्छा। और जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, पुराने फ्लेबॉटमिस्ट होते हैं, वो हाथ लगाते ही ढूंढ लेते हैं, स्किल्ड। हाँ कि वही नहीं, लोगों में आई थिंक मैंने बहुत बार देखा है कि नस नहीं मिल रही है या फिर कुछ लोग ऐसे कि कई बार नसें होती भी नहीं है, स्पॉइल हो चुकी होती हैं डिजीज की वजह से, या बिल्कुल ही बहुत ही चबी बेबी है तो नहीं मिलेगी कई बार, बट मोस्टली जो अच्छा टेक्नीशियन है वो मैनेज कर लेता है। ओके अच्छा मैम, स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल्स के लिए भी उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं क्या? होते हैं, आई मीन जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स कहते हैं कि एंजाइटी में बढ़ जाते हैं, पर वो फिर सब सिम्टम बेस्ड है। आप खुद जाके लैब में बोलो कि मेरा कॉर्टिसोल कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम टेस्ट होते हैं, जैसे सुबह 8 बजे ही लेना है, शाम को लेना है तो शाम को 4 बजे ही लेना है, क्योंकि बॉडी में स्पाइक्स होती हैं कॉर्टिसोल की, किसी भी टाइम जाके करने का कोई फायदा नहीं रहता है। और क्या टाइम बताया आपने एक बार फिर? 8 AM and 4 PM होता है, अगर यही 2 बार लेना है, यही 2 टाइम में कराना चाहिए। और अगर इंडिकेशंस हैं कोई, और फिर इनके सप्रेशन टेस्ट भी होते हैं कि आपने एक दवाई दी तो कॉर्टिसोल नॉर्मल इतना था तो कम हुआ कि नहीं रात को दवाई दिया, तो दैट इज अ होल सीरीज ऑफ टेस्ट, वो किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही करवाने में फायदा है। अच्छा, और ये CBC टेस्ट का क्या है?
CBC Complete टेस्ट इज blood count. कंप्लीट ब्लड काउंट, वो बहुत अच्छा टेस्ट है। इट्स प्राइस में भी बहुत कम है और एक ही टेस्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हीमोग्लोबिन का पता लग जाता है, जिसमें आप अगर अनीमिक हैं, आपको वीकनेस रहती है, वो पता लग जाएगा। फिर टोटल काउंट TLC पता लग जाता है कि आपकी टोटल वाइट सेल काउंट कितनी है। अगर इन्फेक्शंस हैं तो वो बढ़ता है, कुछ इन्फेक्शंस में कम भी रहता है, और अगर कई बार बोन मैरो काम नहीं कर रही तो TLC कम रहता है। तो बहुत सारी इंडिकेशंस बता देता है। फिर DLC बताता है वो CBC। DLC में डिफरेंशियल वाइट सेल काउंट होते हैं कि आपके न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं। 4-5 तरह के जो कॉमन वाइट सेल्स होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, वो कितने कितने मात्रा में है। टोटल इनका 100% अगर है तो कितना परसेंट लिम्फोसाइट्स है, कितना न्यूट्रोफिल्स है। तो कुछ बीमारियों में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, या अगर टाइफाइड है तो लिम्फो बढ़ेंगे। तो काफ़ी इंडिकेशन हो जाती है। एलर्जीज हैं तो यूसिनोफिल बढ़ेंगे। तो CBC एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जिसमें एक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें आप पिकअप कर सकते हो। मतलब द ट्रेंड्स कैन बी पिक्ड अप। हाँ, तो मतलब ये एक यूनिवर्सल टेस्ट जिसको बेसिक बोल टेस्ट सकते है हैं, जो बेसिक होना टेस्ट चाहिए होना फ्रॉम चाहिए। टाइम टू टाइम। अच्छा मैम, ऐसा भी कुछ है कि नर्व्स के लिए कोई टेस्ट आता है? हाँ, नर्व्स के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। मतलब इमेजिंग के भी हैं और नर्व कंडक्शन टेस्ट हैं, जिसमें कि नर्व्स के अलोंग छोटी छोटी नीडल्स के साथ हम लोग मेजर करते चले जाते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसको उसमें आ रही है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं। उसको कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। और इसी तरह मसल्स के लिए EMG टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। वो हैंड इन हैंड ही होते हैं दोनों। जो भी वीकनेस होती है लेग्स की, आपने बेसिक वर्कअप कर लिया है कि कोई आपको मिल नहीं रहा डायग्नोसिस, तो फिर आप NCV और EMG करवाते हो। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो रिपोर्ट करते हैं, वही टेस्ट सुपरवाइज करते हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़ है कि ऐसा भी कुछ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, मतलब जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए कोई अलग तरह का टेस्ट आता है क्योंकि उनका प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता है? हाँ, तो मोस्टली हेल्थ चेकअप्स में ये सब कवर्ड रहते हैं। जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट या किडनी करा करते हो तो उसमें प्रोटीन लेवल्स है दोनों में। तो रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस रहता है। यूजुअली जो लोग वर्कआउट करते हैं उसका क्रिएटिनिन लेवल यूजुअली हाई रहेगा, क्योंकि मसल मास ज़्यादा होता है। और कार्डियक भी देखते हैं कि लिपिड वगैरह कंट्रोल में रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि उन्होंने अच्छे से लाइफस्टाइल को मैनेज किया हुआ होता है। अदरवाइज प्रोटीन लेवल भी अच्छा होता है, सप्लीमेंट चल रहे होते हैं। विटामिन D भी नॉर्मली ठीक रहता है, बिकॉज बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द वर्कआउट। अदरवाइज टेस्ट सेम है, उसमें सब कवर्ड रहता है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बात की ना न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की भी टेस्ट रहते हैं कोई, जैसे कि तो किसी में कॉमनली, विटामिन या मिनरल्स की कमी है, इस तरह की हाँ, का कोई कॉमनली जो हेल्थ चेकअप्स हैं, एक तो उसमें आयरन इंक्लूडेड रहता है रहता है? मोस्टली। तो सीरम आयरन लेवल पता लग जाता है हमें। सीरम विटामिन B12 और D भी कॉमनली आजकल सब हेल्थ पैकेजेस का पार्ट है। विटामिन B की डेफिशिएंसी, स्पेशली वेजिटेरियन अगर है, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो विटामिन B एंड D वी विल एक्सपेक्ट कि कम रहेगा। और विटामिन D की डेफिशिएंसी का तो वैसे ही इंडिया में बहुत एपिडेमिक है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में काफ़ी चीज़ें पिक हो जाती हैं, और हीमोग्लोबिन से और सीरम आयरन लेवल से हमें थोड़ी इंडिकेशन मिल जाती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कि नहीं है। नहीं है। तो अगर जैसे किसी में पर्टिकुलर कोई एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है, तो क्या बाकियों को भी मैनेज करना होता है, क्या एक से हो जाता है? हाँ, नॉर्मली जब आप देते हैं तो फिर मल्टीविटामिन ही देते हैं, क्योंकि विटामिन B12 अगर लो है तो इट्स लाइकली कि बाकी चीज़ें भी रहेंगी कमी लो। होगी। तो यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स एंड विटामिन B मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं उनको। अच्छा, और HIV और एड्स का टेस्टिंग के लिए भी कैसा कुछ है? HIV की और जो एड्स की टेस्टिंग है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही है, अवेलेबल है। पेशेंट खुद आके अगर HIV करवाए, उसके लिए प्री टेस्ट काउंसलिंग एक हम लोग करते हैं। पहले तो पेशेंट को समझाते हैं, कोई क्वालिफाइड पर्सन जो ट्रेन पर्सन होते हैं, कि आपका ये टेस्ट क्यों हो रहा है, और अगर ये रिपोर्ट आती है तो क्या करना है। और थोड़ा HIV के बारे में हम कोशिश करते हैं एजुकेट करने की पेशेंट को ले जाके। एंड टेस्टिंग अवेलेबल है, 3-4 तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं HIV के। एक तो बेसिक कार्ड टेस्ट होता है, फिर ELISA टेस्ट होता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉट है अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो PCRs रहते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको क्वांटिटेट करने के लिए टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं HIV के। रिपोर्ट भी हम लोग डायरेक्टली पेशेंट के हाथ में ही पकड़ाते हैं। HIV की रिपोर्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रहती है, और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग के बाद पकड़ाते हैं उसको कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव है तो कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि एक एजुकेशन भी साथ साथ चले जाए। तो एड्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, एड्स टेस्ट करना। और अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का, तो वो हम लोग 3 मेथड से करके देते हैं। सिंगल मेथड का पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट करना होता है हमें कि 3 मेथड्स के साथ करा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि कार्ड में पॉजिटिव आया तो उसको ELISA में भी करेंगे, PCR में भी करेंगे। तीनों टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो ही रिलीज़ करा जाता है वो।
ओके। और मैम ऐसा भी कुछ है कि किसी की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, इफ अगर कोई लैब में ही प्रेजेंट है वो पॉजिटिव हो जाए, कुछ ऐसा उसके लिए हम लोग काफ़ी इन्फेक्ट हो जाए? ट्रेनिंग स्टाफ को पहले देते हैं हम्म। कि एवरी पर्सन इज पोटेंशियली इन्फेक्टेड। जो भी लैब में आ रहा है ऑब्वियसली बीमार है, अनलेस ही इज कमिंग ओनली फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यूजुअली सारा एक पीपीई जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना रहता है स्टाफ ने, ग्लव्स पहने रहते हैं, ऊपर लैब कोट्स वगैरह पहने रखते हैं, मास्क पहने रहते हैं। तो उनको ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है इसके बावजूद नीडल प्रिक्स नहीं होते हैं, पर दे आर ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल देम। कि नीडल प्रिक होता है तो क्या करना है, इमीडिएटली उसको वॉश अवे करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। फिर इन स्टाफ यूजुअली वैक्सीनेटेड भी रहता है पहले से ही हेपेटाइटिस वगैरह के लिए। तो उनको अगर फिर जो पेशेंट जिसकी टेस्टिंग कर रहे थे, करते समय प्रिक लगाए, तो उसका सैंपल भी हम लेते हैं उस टाइम टेस्ट करने के लिए पेशेंट नेगेटिव था कि नहीं। बाई चांस अगर वो HIV पॉजिटिव था तो फिर वो और तरह का रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, इसको प्रोफिलैक्टिक रेट्रोवायरल थेरेपी देना होता है जो प्रॉपर स्टाफ ट्रेनिंग को। होती है। हाँ जी, पूरा SOP है उसके लिए। तो डॉक्टर ये भी बताइएगा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट स्पेसिफिक, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से जुड़े रहें और जो जो टाइमली एडवाइस मिलती है वो करवाते रहें। कुछ तो ब्लड टेस्ट रहते हैं जो करवाने ही होते हैं, एंटीनेटल प्रोफाइल्स होती हैं। पहले जब प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, अगर कंफर्म हो गई है प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस के लिए अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे बीटा HCG है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है। वंस इट इज़ बिन डायग्नोस्ड, फिर जो एंटीनेटल प्रोफाइल एक बेसिक करवाते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप रहता है, HIV टेस्ट रहता है, हेपेटाइटिस रहता है, हीमोग्राम, शुगर वगैरह रहती है सब, ताकि वो पता रहे कि बेसिक कितना लेवल था, कि बाद में ड्रॉप तो नहीं हो गया। और फिर रेगुलर टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स रहते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स डिफरेंट रहते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे करवाए जाते हैं। और यही टेस्ट जो एंटीनेटल प्रोफाइल है, फ्रॉम टाइम टू टाइम एवरी 3 मंथ्स करवाते हैं, अनलेस कोई सिम्टम रहता है। सिम्टम रहता है तो फिर वो डिटेल में आगे आगे कि बच्चे की बनावट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे की लेडी की एज बहुत ज़्यादा है, शी इज़ 34-35 ईयर्स, तो बच्चे की बनावट का थोड़ा रिस्क रहता है। तो उसमें भी कई बार 8 to 10 वीक्स पे कुछ टेस्ट करवाते हैं मदर के, वो देखने के लिए कि जो सर्कुलेट कर रहे हैं बच्चे के सेल्स मदर की बॉडी में, उससे पता लग जाता है कि बच्चे की बनावट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ओनली इन स्पेशल केसेस, रूटीन केसेस में एंटीनेटल प्रोफाइल्स रहती हैं जिसमें ब्लड ग्रुप, शुगर, CBC लेवल्स हैं, यूरिन टेस्ट है, बेसिक टेस्ट, ताकि हम आगे उसको बेसलाइन लेके चलेंगे और आगे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा, एनीमिया तो नहीं हो रहा मदर में। थायराइड इज़ अनदर थिंग जो कि हम मॉनिटर करते हैं इसमें। तो ये टेस्टिंग होते रहती है। हाँ जी। बच्चों की बात की आपने डॉक्टर, तो ये भी बताइए कि कई बार न्यूबॉर्न बेबीज में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, तो हाँ, उनका कैसे हम टेस्ट न्यूबॉर्न करते हैं? स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोग्राम्स के अंडर ली है। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि अगर उस टाइम पे पकड़ी जाती हैं तो उनका इलाज है, बट एक बारी अगर आप नहीं पिकअप करोगे तो वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होते होते ऐसा हो जाता है कि आप उसको वापस वहाँ लेवल पे नहीं ला सकते। तो एक खाली नीडल प्रिक टेस्ट है जो कि अब अवेलेबल होने लगा है, अभी थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगी वो डेफिनेटली प्राइस कम हो जाएगी। कुछ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होते हैं जिसमें 3 टेस्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो 3 टेस्ट का है। फिर कुछ 5 टेस्ट वाला है, कुछ 7 टेस्ट वाला है, उसके साथ ऑडियोमेट्री ऐड हम करते हैं नॉर्मली। तो न्यूबॉर्न NBS 7 बोलते हैं जिसको, वो एक अच्छा टेस्ट है जो एट बर्थ आजकल सब नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स प्राइवेटली तो करवाते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें कि थायराइड के टेस्ट होते हैं, G6PD के होते हैं, कॉमन कंडीशन जो कि उस टाइम पे ट्रीटेबल रहती हैं। पर एक बारी जब डेवलपमेंट के टाइम ना पिकअप करो और बाद में सिम्टम्स आने लगे 2-3 साल के बाद तब पिकअप करो तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो एडवांस कंट्रीज़ में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग 100% अब कवरेज करने लगे हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है इस चीज़ की, और धीरे धीरे करके कॉस्टिंग विल कम डाउन, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये आई एम श्योर पिकअप करेगा। तो ऐसा है कि बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए भी टेस्ट जो होते हैं, तो क्या क्या वो वैक्सीनेशन टेस्ट कराए जाते हैं बच्चों में? वैक्सीनेशन के लिए टेस्ट नहीं रहते हैं, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने रोल आउट किया हुआ है, जिसमें कि जो कॉमन वैक्सीन जो देनी ही देनी है, एक BCG है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कॉमन जो डिजीजेज हैं इंडिया में उसके बेस पे ये यूनिवर्सल इम्यूनाइज UIP जिसको बोलते हैं रोल आउट किया है। डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस जिसको वुपिंग कॉफ बोलते हैं, टेटनस वो हो गया DPT। फिर BCG की बात हमने की, फिर पोलियो है, पोलियो वैक्सीन है, वो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, DPT एंड पोलियो तो लगता ही है। फिर कुछ बाद में जो वैक्सीनेशंस लगती हैं, हेपेटाइटिस की, टाइफॉइड की, ये कॉमन वैक्सीनेशन, फ्लू की शॉट्स लगती हैं, ये कॉमन वैक्सीनेशंस हैं।
तो वैक्सीनेशन की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती, बट ये एक शेड्यूल फ्रॉम टाइम टू टाइम नई गाइडलाइंस आती हैं. रिसेंटली वी हैड न्यू गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन, तो वो ज़रूरी है बच्चों को करवाना. ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है क्या डॉक्टर कि लड़कियों में जैसे पीरियड्स को लेकर के या फिर ओवेरियन कैंसर को लेकर भी कुछ अलग तरह के टेस्ट होते हैं? ओवेरियन कैंसर यूजुअली थोड़ी एल्डरली लेडीज़ का कैंसर है, और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कैंसर है जिसमें सिम्टम्स बहुत लेट मिलते हैं, जब बिल्कुल फैल चुका होता है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, पेट में इतनी जगह रहती है कि एक ओवरी में छोटा सा अगर मास है तो पूरा फैल जाता है, फिर जाके फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फिर पिकअप होता है. सो अगर हम चेकअप जब करवाते हैं, हेल्थ चेकअप, सपोज़ कुछ ज़रा सा भी सिम्टम है पेट का, तो अल्ट्रासाउंड ऐड करवा लें, तो एक अच्छा तरीका है कि हम कुछ मिस ना करें, एटलीस्ट ईयरली लेडी में अगर हो रहा है. तो उसमें ये रहता है कि अल्ट्रासाउंड पे तो पिक होता है, बाकी अगर ज़रा कुछ डाउट लग रहा है तो वी कैन गो अहेड. उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआईज़ रहते हैं मासेस के लिए. ब्लड टेस्ट एक बहुत अच्छा बायोमार्कर है ओवेरियन कैंसर का, CA-125, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वो कराया जा सकता है अगर कुछ डाउट है, ओवरी बड़ी लग रही है अल्ट्रासाउंड में, अगर कुछ मास पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा पूरी तरह से, CA-125 एक अच्छा टेस्ट है जो कि करवाया जा सकता है. ओके, आपने जैसे यहाँ पे सिटी स्कैन और एमआरआई की बात की या फिर ये जितने भी इस तरह के स्कैन्स होते हैं, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? सीटी स्कैन जो है वो एक्सरे बेस्ड है, उसमें रेडिएशन है, लेकिन अब जो अच्छी सीटी स्कैन्स आ रही हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे केयर डोज सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं. केयर डोज मीन्स अगर एक बच्चा है, हल्का सा है, और वो जैसे आप लिटाते हो उसको मशीन वे कर लेती है और उसी के हिसाब से एडिक्वेट रेडिएशन देती है. एडिक्वेट मीन्स जस्ट इनफ, पर ज़्यादा भी नहीं, उतनी भी नहीं कि अननेसेसरी रेडिएशन, उतनी कम भी नहीं कि भी ठीक से इमेज ही ना आए, तो जस्ट एडिक्वेट रेडिएशन देता है. और अननेसेसरली हर 6 महीने में करवाने की डेफिनेटली एडवांटेज नहीं है, पर न्यू इक्विपमेंट में आजकल रेडिएशंस बहुत कम है. जिन सेंटर्स में अच्छी इक्विपमेंट लगी हैं, नई इक्विपमेंट लगी हैं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होती है, रेडिएशन भी कम रिलीज होती है, और उन्होंने अच्छे से ड्रेप कर रखा होता है रूम्स को अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, ताकि वो रेडिएशन स्कैटर भी ना हो. एमआरआई में रेडिएशन बिल्कुल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री, कोई इसमें नुकसान नहीं है कराने का. बस इट्स जस्ट थोड़ा सा नॉइज़, स्लाइटली नॉइज़, वो कि जो कि अब नई मशीन्स में वो भी काफ़ी मफल्ड है, अच्छी मशीन में काफ़ी मफल की हुई है नॉइज़. कंफर्ट लेवल बहुत नहीं होता है एमआरआई कराने में, अदरवाइज एमआरआई इज़ कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री. पर दोनों के इंडिकेशंस अलग अलग हैं, कुछ डिजीजेज सीटी में बेटर पिक होती हैं, कुछ एमआरआई में बेटर पिक होती है. तो वो जो एडवाइस कर रहा है डॉक्टर, जो कर रहा है डॉक्टर, यूजुअली दे कम्युनिकेट अगर उनको लग रहा है कि इसके लिए ये बेटर रहेगा और ये बेटर नहीं रहेगा. तो बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे वैसे चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए अगर हम हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो एक तो ज़रूर आप इसका ध्यान रखें, किसी ऐसे लैब में करवाएं जो कि एक्रेडिटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, NABL बहुत अच्छी एक्रेडिटेशन है, और अब काफ़ी सारी लैब्स अब हो रखी हैं जो NABL एक्रेडिटेड है, लेकिन अभी भी 10 से 12% ही एक्रेडिटेड है. सिर्फ इसलिए कि वो पास में लैब है, या वो घर आके टेस्ट ले लेगा, या वो किसी भी टाइम आ जाएगा, या सस्ता है, उसके लिए मत आप करें ज़्यादा. तो एक तो NABL एक्रेडिटेड लैब में जाएं जहाँ फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट रहते हों, सिर्फ टेक्नीशियंस रहते हैं, और इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है कि नहीं, वो नेचुरली उस लेवल पे उतना ध्यान रखेंगे नहीं. सो गो टू अ गुड लैब वेयर देयर इज़ एक्रेडिटेशन, जहाँ पर फुली डॉक्टर्स आपको मिल भी जाएं, बात भी करना हो तो आपको पता ही रहता है कि ये पास की लैब है, यहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, वहाँ से करवाएं. तो खाली पेट जाएंगे तो शुगर भी हो जाएगी. प्रेफरेबली ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको वैरायटी ऑफ टेस्ट मिल जाएं, जैसे कि आपने लैब के टेस्ट करवा लिए, आपको लग रहा है अल्ट्रासाउंड भी मैं करवा लूँ, ECG भी करवा लूँ, मेरे को थोड़ा सा अगर रहता है पैल्पिटेशन या स्वेटिंग रहती है, तो एक ही अंडर वन रूफ रह जाएगा, तो वो कंफर्टेबल रहता है सिर्फ. और नेचुरली जहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते हैं वहाँ डिज़ाइन जो होता है उसका पैकेजेस का ऐसा रहता है, ये यूज़फुल होता है, रादर दैन जस्ट एक ट्रेल ऑफ टेस्ट की करना ही करना है, 70 टेस्ट 90 टेस्ट करना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. थॉटफुली बनाए हुए पैकेजेस होते हैं. कई बार पैथोलॉजिस्ट जो वहाँ रहते हैं वो एडवाइस भी कर देते हैं सिम्टम बेस्ड कि भाई आप ये करवा लीजिए, इसका फ़ायदा नहीं है. हाँ, आपने ये चीज़ बहुत अच्छी कही कि बहुत सारे लोग आजकल जो टेस्ट के पैकेजेस निकाल रहे हैं ना, उसमें नंबर्स का अकाउंट बढ़ा दिया. हाँ. कि हमारे इस एक पैकेज में आप 1200 का पैकेज लीजिएगा तो 50 टेस्ट है. हाँ, 1300 का या 1600 का पैकेज लीजिएगा तो 70, और हम 90 टेस्ट भी करा रहे हैं. तो कोई मतलब है इन सारे टेस्ट का, या फिर ऐसे नहीं, नंबर्स को मतलब नहीं है, क्या क्या कवर्ड है. कॉमनली आपको एनीमिया कवर करना ही है, डायबिटीज कवर करना ही है, लिवर किडनी लिपिड कवर करना ही है, थायराइड करना ही है, आयरन खामखा के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे के सारे देने की कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल एवरेज पब्लिक में. और हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो वो निकलते भी नहीं है पॉजिटिव किसी के, मतलब कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, नंबर्स ऐड होते हैं सिर्फ.
और जो चीज़ एक्चुअली होती है कोर वो मिस हो जाती है। इससे बेटर है कि आप अल्ट्रासाउंड ऐड कर दें या ECG ऐड कर दें, या मतलब ऐसी कोई चीज़ ऐड कर दें जो कि कुछ पिकअप कर पाए। तो नंबर्स के पीछे हमें नहीं भागना नहीं है, भागना, बेसिक जो जस्ट गो टेस्ट टू है अ वो। क्वालिफाइड प्लेस वेयर जो कोई सोच के कुछ बना रहा है पैकेज। हाँ एग्जैक्टली। लास्ट मेरा मैम आपसे एक और सवाल होगा कि यूरिन से रिलेटेड आजकल जितने इन्फेक्शंस फैल रहे हैं तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट है? यूरिन एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे आपने CBC की बात की, यूरिन एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो एक सिंपल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती है। 2 तरह के यूरिन टेस्ट कॉमनली हम करते हैं, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर। तो यूरिन रूटीन जब हम करते हैं तो उसमें द टेक्नीशियन लुक्स एट कलर क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। रूटीन चीज़ें देखने के अलावा जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो उसमें पस सेल हैं कि नहीं है, RBC के है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं किडनी डिजीज़ेज़ में तो पहले फिजिकल और केमिकल टेस्टिंग में ही हमें पता लग जाता है कि इसमें तो प्रोटीन निकल रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर इन्फेक्शन रहेगी तो उसमें पस सेल आएंगे। तो अगर कल्चर उसमें एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर ने, और नहीं भी किया तो अगर आपके बहुत पस सेल आ रहे हैं तो आप एडवाइस कर सकते हैं, तो वो सेपरेट बॉटल में लिया जाता है यूरिन कल्चर। तो कल्चर करने से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी कौन सी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी। तो बहुत अच्छा एक कस्टमाइज्ड आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, मतलब अननेसेसरली कोई भी एंटीबायोटिक लेने से अच्छा है कि आप उसको वर्कअप करा के लें। फिर यूरिन में किडनी की बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन कर सकते हैं, यूरिन क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन रेशियो कर सकते हैं। तो यूरिन एक बहुत अच्छा बॉडी फ्लूइड है जिससे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके डॉक्टर, आपके हिसाब से कोई एक और टेस्ट जो हमसे रह गया इस पॉडकास्ट में जो आप रेकमेंड करेंगी लोगों को कि हाँ ये भी करा सकते हैं बाकी टेस्ट जितने भी आपने बताया उसके साथ में? हाँ नहीं, आई विल जस्ट रीइटरेट 2 थिंग्स फॉर वुमेन। जैसे ये सर्वाइकल कैंसर का टाइम चल रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो एक पैप्समियर जिसको हम बोलते हैं 40 एंड अबव वुमेन में एटलीस्ट एक बार ही होना चाहिए। आजकल पैप्समियर की जगह लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी LBC जिसको बोलते हैं करते हैं। वो टेस्ट सेम है, बस लेने का तरीका अलग है, और हमारा वो जो देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म बनती है, बहुत क्लियर, ताकि हम कुछ मिस ना करें। दैट्स लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो आप LBC भी कहेंगे अच्छी लैब में तो वो LBC लेंगे। एक वो बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ अपने आप को एक बार ही उसके थ्रू गो थ्रू करें, और अगर वो नॉर्मल है तो 2-3 साल के बाद ही फिर रिपीट करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि वो इतना फैल रहा है, सर्वाइकल से भी आगे वो नंबर्स अब आजकल हैं। तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन, फिजिशियन एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी करें, और अगर कोई लंप है तो उसका चेक करवा के FNAC से, नीडल से, उसको अपने माइंड से मतलब क्लियर करें। तो इग्नोर नहीं करें अपनी हेल्थ को। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट के जरिए हमने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कवर कर लिए। हाँ जी। हर बॉडी ऑर्गन के हिसाब से हमें कौन से टेस्ट कितने साल में कितने फ्रीक्वेंट मतलब ड्यूरेशन में कराते रहने चाहिए, अलग एज ग्रुप्स के लिए भी आपने बहुत अच्छे से सारे टेस्ट बताए भी। आई थिंक आपको इस पॉडकास्ट में डॉक्टर मज़ा आया होगा। हाँ मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने भी जाना, बहुत सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इतनी सारी। ऑडियंस को आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी टेस्ट से रिलेटेड कि उन्हें कौन से मेडिकल चेकअप हर साल कराने चाहिए हर बॉडी ऑर्गन के हिसाब से, तो उसकी जानकारी इस पॉडकास्ट में हमने आपको दे दी है। वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए। बिल्कुल। और ऐसी और भी पॉडकास्ट के लिए हम अलग अलग आपको थीम बेस पर लाते रहेंगे, तो ऐसी और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना मत भूलिएगा।